हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं द स्ट्रीट ऑफ क्रोकोडाइल और इसमें शामिल है 13 कहानियाँ जो मुख्य रूप से कथावाचक जैकोब के पिता जैकेब की असामान्य हरकतों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। जैकेब एक व्यापारी है जो शहर की शोरगुल वाली स्ट्रीट ऑफ क्रोकोडाइल में कपड़ा दुकान चलाता है और यहीं से इस स्टोरी का नाम द स्ट्रीट ऑफ क्रोकोडाइल पड़ा है, जो एक व्यापारिक केंद्र है। वो पूरी गली ही एक व्यापारिक केंद्र है जिसमें उलझी हुई गलियां हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो जैकेब है वो कोई एक सामान्य कपड़ा व्यापारी नहीं है। उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो हर रात को कोई वैज्ञानिक बन जाता है और अलौकिक बन जाता है, जिसके वजह से वो बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करता है। और जो जैकोब है वो अपने फादर की इसी एबिलिटी को, इसी चीज़ को, इसी इल्यूज़न को पूरी 13 कहानियों में दर्शाता है। जैकेब अपनी ऊपरी छत पर बहुत सारे अजीब और गरीब पक्षियाँ रखता है, यह सूचित करते हुए कि राक्षसों में बदल सकते हैं। वो सोचता है कि जो पक्षी है वो किसी न किसी राक्षस में बदल जाएंगे। वह अस्तित्व के दर्शन पर भी विचार करता है। जीवित रहने के अपने विचारों से जैकोब को आकर्षित और मोहित करता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर जैकेब से जैकोब जो है, उसका सन जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो हो जाता है, बट जो उनके घर वाले हैं, जो पूरा परिवार है, वो जैकेब के इन सारे अजीब और गरीब कारनामों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि जैकेब भी क्या करता रहता है। क्योंकि जैकेब उन ताकतों से लड़ने की कोशिश करता है जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वास्तविक नहीं है। अंत में क्या होता है दोस्तों, जो जैकेब है उसकी इल्यूज़न की वजह से, इसी मेंटली प्रॉब्लम की वजह से उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैकोब हमेशा अपने फादर को उनकी मेंटली प्रॉब्लम की वजह से उनको याद नहीं करता उनकी मृत्यु के बाद, बल्कि अपने फादर की जंगली हरकतों और उनकी रचनात्मक प्रकृति से प्रसन्न होकर हमेशा उनको याद करता है। और फिर दोस्तों आते हैं हमारे थर्ड करेक्टर, जो कि है एडेला और है नौकरानी इस घर की, जो घर में तर्क की एकमात्र आवाज़ है, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग तना, वो सिर्फ एडेला है, जो कि नौकरानी थी, जो अक्सर अटारी के पक्षियों को छुड़ाने का काम करती थी। जितने भी पक्षी जैकेब ने कैद करके रखे हुए थे अपनी छत पर, उन सबको उड़ा देती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वे कभी भी किसी भी तरह के राक्षस में नहीं बदलने वाले, पक्षी पक्षी ही रहेंगे। और फिर दोस्तों आती है हमारी फोर्थ करेक्टर, जो कि है टोया। ये एक यंग लड़की है और एक पागल लड़की है जो शहर की जांच करती है और जिसका जीवन एक बेसहारा, मानसिक रूप से बीमार महिला के रूप में ऑथर ने लिखा है, बड़े ही शानदार रूप से, और कल्पना की है उसके जीवन की। फिर आते हैं हमारे फिफ्थ करेक्टर, वो है एडमिल, जो कि जोसेफ के चचेरे भाई हैं और ऑथर ने उसको असफलता के प्रतीक के रूप में दिखाया है। असफलता मतलब फेलियर के रूप में। वह उन रिश्तेदारों में से है जो एक छोटे जादुई शहर से भागने का तरीका खोज लेता है, पर फिर भी भाग नहीं पाता और ना ही कभी भाग सकता, क्योंकि वो पूरी कहानी में सिर्फ थका हुआ ही दिखाई पड़ता है और उसे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि जो उसकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही थका देने वाली है। कोई भी उसको देखता है तो वो थका हुआ महसूस ही करता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे सामने वाले इंसान में एनर्जी नहीं होती तो दूसरा इंसान भी उसको देख के ढीला सा पड़ ही जाता है। तो वैसे ही करेक्टर है उसका चचेरा भाई। और उसके बाद आते हैं हमारे सिक्स्थ करेक्टर, जो कि मिस्टर चार्ल्स। मिस्टर चार्ल्स भी सेम ऐसे ही करेक्टर है जैसे कि एडमिल है, बहुत थकाऊ, बहुत थके हुए और ना ही कोई काम करने वाले। वो ऐसे करेक्टर है जो कि सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, सुबह अपने काम पर जाते हैं तो काम में डूब ही जाते हैं और इधर उधर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, और रात को सोते हैं तो नींद में इस तरीके से सोते हैं कि उनको कुछ पता नहीं रहता और अपने आप को पूरी तरीके से खो देते हैं और रात को सोने तक खुद को ठीक नहीं कर पाते।
सो गाइज़ आई होप यू अंडरस्टैंड। जितने भी इसमें करेक्टर थे मैंने आपको ये सब कुछ बता दिए और उनकी क्या भूमिका रही है इस पुस्तक में वो भी मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको कोई भी समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।